अऊज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेलकम टू क्विक फिज़िक्स। आज हम यूनिट वेक्टर्स के बारे में पढ़ेंगे। हमने कंटिन्यूसली कुछ पिछली वीडियोस में वेक्टर्स की डेफिनेशंस के बारे में पढ़ा कि वेक्टर्स होते क्या हैं, उनको किसी प्लेन में लोकेट किस तरीके से करते हैं, उनको ऐड किस तरह करते हैं, उनको सब्ट्रैक्ट किस तरह करते हैं, और फिर उनका जो रिज़ल्ट होता है वो किस तरीके से उनकी डायरेक्शन की वजह से आता है। फिर हमने ये देखा कि वो जब किसी स्केलर से मल्टीप्लाई होंगे तो किस तरीके से होंगे। अब हम देखेंगे यूनिट वेक्टर क्या होता है। यूनिट वेक्टर बेसिकली एक ऐसा वेक्टर है जो कि उसका मैग्नीट्यूड 1 है, ठीक है। इट हैज़ मैग्नीट्यूड इक्वल्स टू 1। इट हैज़ नो डायमेंशन, ठीक है। उसके पास कोई डायमेंशन नहीं होती, वो डायमेंशन लेस होता है, ठीक है। और उसका कोई यूनिट नहीं होता उसका। अलबत्ता उसकी डायरेक्शन होती है, ठीक है। उसकी डायरेक्शन होती है, जिस वेक्टर की डायरेक्शन में वो यूनिट वेक्टर होगा वो उस पर्टिकुलर वेक्टर का यूनिट वेक्टर होगा। मिसाल के तौर पर ये हमारे पास एक वेक्टर ए है, ठीक है। तो इसकी डायरेक्शन में जो मैग्नीट्यूड 1 का जो वेक्टर है उसको हम यूनिट वेक्टर कहेंगे, ठीक है। इसकी कोई डायमेंशन नहीं है और इसका कोई यूनिट नहीं है, अलबत्ता इसकी मैग्नीट्यूड 1 है और इसकी डायरेक्शन है बिल्कुल उसी डायरेक्शन के अलॉन्ग जिस डायरेक्शन में हमारे पास ए वेक्टर है। अब इसकी ज़रूरत पड़ती क्यों है? कभी कभी यूँ होता है कि हमारे पास न्यूमेरिकल्स में हमें सिर्फ डायरेक्शन चाहिए होती है, हमें मैग्नीट्यूड नहीं चाहिए होता, हम सिर्फ डायरेक्शन फाइंड करना चाहते हैं। उन केसेस में हमारे पास यूनिट वेक्टर्स जो हैं वो काम आते हैं, क्योंकि हमें कोई हाई न्यूमेरिकल वैल्यू की से डील नहीं करना पड़ता, सही। और बाय द वे अगर हम देखें तो हमारे पास जो एक वेक्टर होता है वो डिफाइन किस तरीके से होता है। अ वेक्टर इज समथिंग व्हिच हैज़ अ मैग्नीट्यूड एंड इट इज़ अ डायरेक्शन। अब डायरेक्शन किस तरीके से हम लिखेंगे मैथमेटिकली? कोई ऐसा डायरेक्शन हो जिसका मैग्नीट्यूड 1 हो लेकिन वो अलोंग द डायरेक्शन ऑफ ए वहाँ पे वो डायरेक्टेड हो और उसके मल्टीप्लाई करने से हमारे पास इस मैग्नीट्यूड में कोई फ़र्क ना पड़े। तो ये हमारे पास ए केप है, ठीक है। ए केप हमारे यूनिट वेक्टर है। जब हम ए वेक्टर के मैग्नीट्यूड को यूनिट वेक्टर से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास कंप्लीटली ए वेक्टर की इंफॉर्मेशन आ जाएगी, ठीक। और इसी तरीके से अगर हम इसी इक्वेशन को देखें तो हमारे पास जो ए केप है वो किस तरीके से फाइंड होगा। हम ए वेक्टर को डिवाइड करेंगे उसके मैग्नीट्यूड से तो हमारे पास ए केप आ जाएगा। ये इसका क्या मतलब है कि ए केप जो है वो है तो वेक्टर, डायरेक्शन उसकी बिल्कुल ए वेक्टर के अलोंग ही है, लेकिन उसका जो मैग्नीट्यूड है इस पर्टिकुलर क्वांटिटी की वजह से, इस पर्टिकुलर ऑपरेशन की वजह से वो 1 हो गया, ठीक। अब हमारे पास जो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम है, इफ़ यू रिमेंबर, हमने XY प्लेन बनाया था। तो नॉर्मली जो हमारे पास डायरेक्शंस होती हैं, ठीक है। हम 3D डायमेंशंस में रहते हैं, वी लिव इन 3 डायमेंशनल वर्ल्ड, ठीक है। हमारे पास हम आगे जाते हैं, हम पीछे जा सकते हैं, हम दाएं जा सकते हैं, हम बाएं जा सकते हैं, हम ऊपर जा सकते हैं, हम नीचे जा सकते हैं। इससे ज़्यादा हम किसी दुनिया के बारे में इमेजिन नहीं कर सकते, ठीक। तो 3 डायमेंशन में हमारे पास जो एक्सेस हैं वो XYZ हैं। तो इनके अलोंग जो यूनिट वेक्टर्स होंगे वो IJK होंगे। ये कि हमें क्या बताते हैं कि अगर कोई भी वेक्टर है, ठीक है। तो मिसाल के तौर पे ये हमारे पास कोई वेक्टर है मिसाल के तौर पे ये हमारे पास वेक्टर है, ठीक है। F वेक्टर है, हमारे पास कोई F वेक्टर है, ठीक है। तो अब इसकी हमारे पास जो मैग्नीट्यूड, हम इसको किस तरीके से डिफ़ाइन करेंगे। अभी हमने बताया कि हम किसी वेक्टर को किस तरीके डिफ़ाइन करते हैं। हम पहले उसका लिखते हैं मैग्नीट्यूड, ठीक है। हम फॉर सपोज इसको कहते हैं कि ये हमारे पास इसका मैग्नीट्यूड 4 है, ठीक। और फिर इसको डायरेक्शन देंगे। यही बात हमने कहा था ना कि इसको डायरेक्शन देंगे। अब इसकी डायरेक्शन क्या है? हमने कहा कि जो भी वेक्टर y के अलोंग होगा वो
जे कैप होगा। ठीक है, अब जे कैप से क्या मुराद है कि ये जे कैप इसकी मैग्नीट्यूड को तो कोई असर नहीं कर रहा, लेकिन जे कैप की वजह से हमें ये पता चल गया कि ये जो एफ वेक्टर है ये वाई के अलोंग है। तो अगर हमारे पास ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ना भी हो, हमारे पास ये मैप ना भी हो, हम इस पर्टिकुलर मैथमेटिकल एक्सप्रेशन से ये समझ जाएंगे कि ये एक एफ वेक्टर है जो कि जिसका मैग्नीट्यूड 4 है और जे वाई के अलोंग है। इसी तरीके से अगर कोई वेक्टर के अलोंग होगा तो हम उसका मैग्नीट्यूड लिख के के लिख लेंगे, तो हमें पता चल जाएगा कि ये ऊपर जा रहा है। ठीक है, अगर कोई वेक्टर हमारे पास एक्स एक्सिस में जा रहा है, आगे या पीछे या जा रहा है, तो हम सिंपली उसका मैग्नीट्यूड लिखेंगे और आई लिख लेंगे, हमें समझ में आ जाएगा अच्छा ये वेक्टर जो है आगे या पीछे जा रहा है। अब दुनिया में कुछ ऐसी चीज़ें भी होती हैं जो कि मतलब जिस तरह एक प्लेन होता है। ठीक है, एक प्लेन होता है, वो जब टेक ऑफ करता है तो इस तरीके से टेक ऑफ करता है। ठीक है, तो वो तो ना तो एक्स एक्सिस में जाता है, ना वाई में, ना हमारे पास एक्स में जाता है, वो सिंपली हमारे पास ऊपर उड़ रहा होता है। इस केस में जो हमारे पास प्लेन है, जो हमारे पास ये प्लेन है वो ये जो हमारे पास प्लेन है, ये एरोप्लेन है, इसकी क्या डायमेंशन होगी, या इसको हम इस ए प्लेन की वेलोसिटी को हम किस तरीके से लिखेंगे। ये बेसिकली कोई भी ये जितनी डायरेक्शन वाई में गया होगा या एक्स में गया होगा, सबसे पहले जितनी भी टाइम्स हमने कहा कि ये 8 टाइम्स, इसका मैग्नीट्यूड एक्स में 8 टाइम है। ठीक है, तो ये ए आई प्लस बी जे, ठीक है, और ये ऊपर यहाँ पे सी है प्लस सी के। अब ये मैंने क्या लिखा है, ये बेसिकली लिखा है कि हमारे पास जो प्लेन है वो स्पेस में जब मूव किया उसने, तो वो सारे डायरेक्शन में मूव किया। ठीक है, ना सिर्फ पहले ऐसा नहीं है कि वो पहले एक्स में गया, ठीक है, पहले वो यहाँ गया, फिर वो यहाँ गया, फिर वो ऊपर उड़ा, नहीं, वो एक साथ तीनों डायरेक्शन में उड़ा। ठीक है, तो उसकी वेलोसिटी जो है वो तीनों डायरेक्शन की कॉम्बिनेशन में लिखी जाएगी। ठीक है, तो वो कुछ मैग्नीट्यूड एक्स में उड़ा, एक उसी ही वक्त कुछ मैग्नीट्यूड वो वाई में भी उड़ा, कुछ मैग्नीट्यूड वो जेड में भी उड़ा। तो ये यूनिट वेक्टर्स हमें उनकी डायरेक्शंस के बारे में बता रहे हैं। ठीक है, तो यूनिट वेक्टर्स का ये काम होता है। अब उसके अलावा एक और डेफिनेशन हमारे पास नल वेक्टर की, वो क्या होता है कि हमारे पास दो वेक्टर्स होते हैं, वो इस तरीके से ऐड हुए होते हैं कि हमारे पास उन दोनों का इफेक्ट कैंसिल आउट हो जाता है। ठीक है, तो एक ऐसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड बिल्कुल ज़ीरो है, ठीक है, उसका मैग्नीट्यूड जो है वो ज़ीरो है, उसकी डायरेक्शन की भी हमें कोई पता नहीं है क्योंकि उसको कोई इफेक्ट ही नहीं है, उसको हम कहते हैं नल वेक्टर। और इसी के ही साथ हमारे पास एक और वेक्टर है जिसको हम कहते हैं इक्वल वेक्टर। कि अगर हमारे दो वेक्टर हैं हमारे पास जो कि बिल्कुल सेम डायरेक्शन में हैं और उनका मैग्नीट्यूड भी बिल्कुल सेम है, ठीक है, सेम डायरेक्शन में, उनके बीच में जो एंगल है वो ज़ीरो है, पैरेलल लाइन्स हैं, ठीक है, और आप उनका मैग्नीट्यूड बिल्कुल सेम है, इस केस में ये दोनों जो हैं वो इक्वल वेक्टर्स होते हैं। ठीक है, ये कुछ डेफिनेशंस हैं। तो हमारे पास जो ग्राफिकल डेफिनेशंस हुई वो बिल्कुल ख़त्म हो गई यहाँ पर। अब हम पढ़ेंगे कि किस तरीके से जो हमने ग्राफिकली हमने वेक्टर्स को देखा था, अब वेक्टर्स जो हैं वो मैथमेटिकली किस तरह लिखे जाते हैं। हमने तो कहा था कि वेक्टर्स ऐड होते हैं या वेक्टर्स सब्ट्रैक्ट होते हैं, तो वो मैथमेटिकली हम किस तरीके से देखेंगे, हम ये अगली वीडियो में देखेंगे। सही है, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ठीक है, अल्लाह हाफ़िज़।